हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की क्रिटिसिज्म के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट 1, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया था क्लासिकल थ्योरी को और उसमें ये बताया गया था कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिटरमाइन होता है, जो कि क्लासिकल थ्योरी में बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस थ्योरी का लास्ट पार्ट करेंगे, जो कि इसकी क्रिटिसिज्म है। क्लासिकल थ्योरी का जो मेन स्टेटमेंट था वो ये था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ अ नॉर्मल फीचर ऑफ एनी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी। यानी कि क्लासिकल थ्योरी में ये बताया गया कि किसी भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, किसी भी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाना एक नॉर्मल फीचर है। यानी कि वहाँ पर हमेशा और हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा। अगर कभी बेरोज़गारी आएगी भी तो वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगी और मार्केट में इकोनॉमिक फोर्सेस इस तरह से चेंज होंगी कि वो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी और फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब क्लासिकल थ्योरी आई थी तो इसको क्लासिकल वर्ड इसलिए बोला गया कि बहुत जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे, उन सब के विचारों को, उन सब के ओपिनियंस को एक क्लासी रूप दिया गया कि ये बहुत क्लासी ओपिनियंस हैं, बहुत बढ़िया ओपिनियंस हैं, और उनके ओपिनियंस को कंबाइन करके ये क्लासिकल थ्योरी जो है वो फॉर्म हुई थी। लेकिन जब 1930 में वर्ल्ड में डिप्रेशन आया, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, दुनिया में एक बहुत बड़ी महामंदी आई 1929-30 में। उस मंदी के दौरान क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के जो भी इम्प्लिकेशंस थे, जो भी इनके कंक्लूजन्स थे, उनको अपनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये देखा गया कि डिप्रेशन के वक्त इस थ्योरी के कोई भी कंक्लूजन्स अप्लाई नहीं हो पाए और बेरोज़गारी कैसे दूर होगी, इसको लेकर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो भी विचार दिए थे वो विचार भी एप्लीकेबल नहीं हो पाए। मंदी दूर नहीं हो पा रही थी, बेरोज़गारी दूर नहीं हो पा रही थी। तो उसके बाद जब ये पता चला कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो इन सिचुएशंस में एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है, तब प्रोफेसर केन्स ने मार्केट्स को लेकर डिटेल रिसर्च की और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम दिया गया केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 1936 में प्रोफेसर केन्स की एक बुक आई थी, द जनरल थ्योरी ऑफ, ये बहुत ही फेमस बुक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। प्रोफेसर केन्स ने उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन में ये थ्योरी क्यों एप्लीकेबल नहीं हो पा रही, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी मार्केट्स में, कई कंट्रीज़ की मार्केट्स को लेकर जो है वो रिसर्च किया, काफ़ी डिटेल स्टडी की और उन्होंने अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए और उन्होंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करते हुए उन्होंने बाद में अपनी एक थ्योरी दी। उनकी थ्योरी 1936 में जो बुक उन्होंने पब्लिश की, इस बुक में उन्होंने इनकम और एम्प्लॉयमेंट की अपनी थ्योरी दी थी, जिसे कि केन्सियन थ्योरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और प्रोफेसर केन्स ने क्लासिकल थ्योरी में कुछ कमियां बताई थी जिसके बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया। तो क्लासिकल थ्योरी में क्या क्या कमियां उन्होंने बताई हैं वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रोफेसर केन्स ने पहला पॉइंट जो इसमें बताया, उन्होंने बोला सेज लॉ ऑफ मार्केट इज़ अनरियलिस्टिक। क्लासिकल थ्योरी जो है उसमें सेज लॉ ऑफ मार्केट को अपनाया गया है बिकॉज प्रोफेसर JB से, जिन्होंने ये लॉ ऑफ मार्केट दिया था, वो भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और उनकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट थी, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब है कि मार्केट में जितनी भी सप्लाई आएगी वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिमांड हो जाएगी, यानी कि सप्लाई अपने लिए डिमांड खुद से क्रिएट कर लेती है। तो प्रोड्यूसर्स को या सप्लायर्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम सामान ज़्यादा बना रहे हैं तो अरे बिकेगा नहीं, तो उनको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट में जितनी भी नई सप्लाई आएगी वो अपने लिए डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। तो अल्टीमेटली उनका ये मानना था कि सप्लाई और डिमांड बराबर होते हैं और इसी चीज़ को क्लासिकल थ्योरी में अपनाया गया था। लेकिन प्रोफेसर केन्स का कहना था कि ऐसा होना ही पॉसिबल नहीं है, कि सप्लाई हमेशा डिमांड के बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता।
सप्लाई डिमांड की हमेशा तभी बराबर होगी अगर लोग जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा का सारा खर्च कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा बचाते हैं। यहाँ हम इनकम को वाई से डिनोट कर रहे हैं। हमारी इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक कंजम्पशन और एक सेविंग। हम अपनी इनकम अगर सारी की सारी खर्च कर दें तो सप्लाई और डिमांड बराबर हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बिकॉज हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं और कुछ हिस्सा बचा लेते हैं। तो अगर हम अपनी इनकम से कुछ हिस्सा बचाते चले जाएंगे तो एग्रीगेट सप्लाई डिमांड के इक्वल नहीं आएगी और सेज लॉ ऑफ मार्केट अप्लाई नहीं हो सकता है। इसलिए प्रोफेसर केन्स ने इसको अनरियलिस्टिक बताया है। सेकेंड पॉइंट है, सेविंग and investment are not interest elastic। इस पॉइंट का मतलब है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं होंगे, कि इंटरेस्ट में होने वाले चेंजेस से सेविंग और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट नहीं होते, ऐसा प्रोफेसर केन्स का कहना था। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी में बताया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, बट प्रोफेसर केन्स के अकॉर्डिंग सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है, वो इनकम इलास्टिक होती है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से अफेक्ट होता है। क्यों, हमारी इनकम होगी तो ही हम सेव कर पाएंगे, इनकम नहीं होगी तो हम सेव नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है वो डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस। क्लासिकल थ्योरी में ये बताया गया था कि वेजेस जो हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं। वेज रेट को मार्केट में इजीली चेंज करके एम्प्लॉयमेंट को चेंज किया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सकता है, लेकिन प्रोफेसर केन्स का मानना था कि वेजेस इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है, बिकॉज मज़दूरों की जो मज़दूरी दर होती है या जो वेज रेट होता है वो आजकल के टाइम में ट्रेड यूनियंस जो है वो डिसाइड करते हैं। और अगर एम्प्लॉयर्स सोचें कि वेज रेट हम कम कर देते हैं, वेजेस सस्ती हो जाएंगी, तो हम ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या ज़्यादा जो लेबर है हम उसको हायर कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रेड यूनियंस आपको एक लिमिट से नीचे वेज रेट कम करने ही नहीं देंगी। तो इसलिए वेजेस फ्लेक्सिबल हैं, इस पॉइंट को भी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लासिकल थ्योरी में तो हमेशा ये बताया गया कि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, ऐसा क्लासिकल्स का मानना था। और उन्होंने बार बार फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही जोर दिया है, उसी को लेकर ये थ्योरी जो है वो बनाई गई है। लेकिन प्रोफेसर केन्स का कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में ही हो, इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में भी हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम का लेवल, यानी कि देश में अभी कुछ लोग बेरोज़गार हैं, देश में थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है अभी, तो उस सिचुएशन में भी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट होते हुए भी हम इक्विलिब्रियम जो है वो ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं वो प्रोफेसर केन्स ने अपनी थ्योरी में बताया है, तो आगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे केन्सियन थ्योरी में, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ लेज़ेस-फेयर पॉलिसी। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लेज़ेस-फेयर को इम्पॉर्टेंस देते थे। इसका मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द इकॉनमी। इसका मतलब होता है कि इकॉनमी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, इकॉनमी में कुछ भी अप डाउन आते हैं तो वो उसे फ्री कर देना चाहिए, उसे मार्केट पे छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। मार्केट में कुछ भी अप डाउन होंगे वो अपने आप जो है वो ठीक हो जाएंगे, मार्केट में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो डिप्रेशन या जो इन्फ्लेशन वगैरह जो भी है वो अपने आप ठीक हो जाएगा।
डिमांड और सप्लाई में गैप है तो वो भी अपने आप जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर केन्स ने इस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इकॉनमी में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। जैसे कि अब ये 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, उस डिप्रेशन की सिचुएशन में क्लासिकल थ्योरी अप्लाई नहीं हो पाई, क्योंकि उस वक्त इतनी मंदी हो गई थी कि वो मंदी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर अगर इकॉनमीज डिपेंड रहती तो वो ख़त्म ही नहीं हो सकता था। बिकॉज डिप्रेशन को दूर करना मतलब एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना ज़रूरी है, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तब जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और डिप्रेशन के सिचुएशन में, मंदी के सिचुएशन में कोई प्राइवेट पर्सन या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में हमें गवर्नमेंट पर रिलाय करना ही पड़ता है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इकॉनमी धीरे धीरे रिकवरी की तरफ जाना शुरू होगी। तो इसलिए प्रोफेसर केन्स ने लेज़र-फियारे को रिजेक्ट करके बताया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इकॉनमी में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। एब्सेंस ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। क्लासिकल्स ने अपनी थ्योरी में बताया था कि मार्केट में सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, फ्री मार्केट है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कुछ भी चेंजेस आएंगे वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। डिमांड और सप्लाई में गैप आया है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। लेबर की डिमांड और सप्लाई में जो है वो गैप आ गया है तो वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इकॉनमी में कोई छेड़छाड़ करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रोफेसर केन्स का कहना था कि मार्केट में ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ये सोचें और गवर्नमेंट हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए ये सोचकर कि इकॉनमी को हम फ्री छोड़ देते हैं, मार्केट को फ्री छोड़ देते हैं, उस पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डिमांड और सप्लाई में गैप आ गया है, कीमतें बढ़ रही हैं तो बढ़ने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगी। कीमतें अगर गिर रही हैं तो उसे गिरने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उनको एडजस्ट करने के लिए मार्केट में गवर्नमेंट को एंटर करना ज़रूरी होता है। तो ये इस थ्योरी की कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म थी जो हमने डिस्कस की। तो यहाँ पर हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है।